नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा। आज मुद्दे की बात में चर्चा रेरा पर। रेरा ने किस तरीके से बिल्डर बायर्स के लिए काम किया है, खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर जिले में। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज की इस चर्चा में जो हमारे पैनल में हिस्सा ले रहे हैं उनमें मैं अपने दर्शकों को परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नोएडा ग्रिड के पूर्व चेयरमैन और रेरा के पूर्व सदस्य रहे बलविंदर कुमार जी। मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसके साथ साथ नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक जी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं ग्रेट नोएडा नोएडा में बिल्डर्स के साथ खिलाफ बायर्स को हितों के लिए। उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनकर पांडे जी, जो शुरू से ही नेफोवा की नींव जिन्होंने जमाई और रेरा में पैरवी की है बायर्स की। मिहिर गौतम जी, जो बिल्कुल मुखर होकर पूरी तरीके से बायर्स के साथ खड़े हैं और हर मोर्चे पर वो आगे बढ़े हैं। श्वेता जी, जो नेफोआ की महासचिव हैं, उनका भी स्वागत है आज के इस चर्चा में। सबसे पहले मैं अभिषेक जी से शुरुआत करूंगा कि रेरा जब शुरू हुआ तो आप लोगों को जो उम्मीद थी बायर्स के लिए, तो किस तरीके से आपको जो उम्मीद रही उसके हिसाब से रेरा ने काम किया और आप लोगों ने कैसी लड़ाई लड़ी? एक आध केस स्टडी के रूप में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभिषेक सर, जी। मैं पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने एक अच्छा चर्चा शुरू किया सर। जी। और ये होनी चाहिए क्योंकि जहां पर पूरे भारत में अगर हम बात करें तो घर खरीदार की सबसे ज्यादा समस्या इसी क्षेत्र में है। नोएडा जी। और ग्रेटर नोएडा में ही है जी। सर। लगभग जब हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो 2010 में जब हम लोगों ने घर लिया था, जो समस्या उत्पन्न हुई थी, तो हम्म। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी समस्या लेके कहाँ जाएं। अगर जी। हम पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कहती थी ये आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट में आपको पता है सर, एनसीडीआरसी ऑप्शन होता था, और एनसीडीआरसी में साल में एक बार डेट लगती है, एक साल में एक डेट लगती है। और किसी मामले में अगर बिल्डर नहीं आया तो वो हम्म। डेट फिर आप 2 साल इंतजार के लिए, तो 7-8 साल तो ऐसे गुजर जाता था। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक इसकी लड़ाई शुरू की थी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पर होम हम्म। बायर्स की इशू को सुना जाए। और मेरा हम्म। सौभाग्य है कि मुझे इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी रखा गया था। अनिल दवे इसके प्रेसिडेंट जब थे, उन्होंने बुलाया था श्वेता जी, इंद्रेश जी, और हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। और हम लोगों ने एक सशक्त रेरा की मांग की थी और बनाया गया था इसको, ऐसा बैलेंस बनाया गया था कि ना तो ये वन साइडेड ये एक्ट ना हो। और ये हम लोगों की गर्व की बात थी क्या राजीव कुमार जी जैसे और बलविंदर कुमार जी जैसे एक ईमानदार छवि के अधिकारी इसको उनके देख रेख में ग्रेटर नोएडा या फिर उत्तर प्रदेश में रेरा का गठन हुआ। और सर, सबसे बड़ी मुझे ये लगा कि कॉन्सिलेशन फोरम का एक शुरुआत हुआ जहां पर बिल्डर्स और बायर्स को बुलाया जाता था और आपसी समझौता भी कराई जाती थी। तो एक नया प्रयोग हुआ जिससे बायर्स को ये शिकायत नहीं होती थी कि हमारी बात को नहीं सुना गया, क्योंकि बायर्स के पद से हम लोग भी वहां पर प्रेजेंट रहते थे। मैं कॉन्सिलेशन फोरम का मेंबर हूँ। तो जहां तक मैं बात करूं सर, देखिए जो जटिल केस है जहां पर आरसी इशू होना होता है, तो सर और ये राजीव कुमार जी, बलविंदर कुमार जी ने इन्होंने काफी आरसी इशू भी किया। और डीएम ने भी कोशिश की कि उसके रिकवर हो। लेकिन होता है क्या, बिल्डर्स का जिस अकाउंट का आरसी के कटता है उस अकाउंट में वो अपना बैलेंस सब तक खाली कर दिया रहता है, जिस वजह से कुछ हद तक आरसी का समस्याएं उत्पन्न रहता है जहां पर रिकवर नहीं हो पाता है। लेकिन हम्म। अगर हम बात करें छुटपुट समस्या के बिल्डर्स, अगर मैंने फ्लैट बुक करवाया है, मान लीजिए 40 लाख रुपए में, तो फाइनल डिमांड इसका आ जाता था 60 लाख रुपये, 45 45 लाख रुपये, मतलब 50 लाख रुपये। तो इन सब का समझौता, ये सब समाधान जो है कॉन्सिलेशन फोरम के थ्रू हो जाता था। मैं एग्जाम्पल दूं आपको सुपरटेक के केस में, जहां पर कई सारे बायर्स ऐसे थे कि जिनको 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता था पोजीशन के समय में। तो हम्म। कॉन्सिलेशन फोरम के तहत एक समझौता होता था, जो 4 लाख रुपया कम होके 1 लाख रुपया आ जाता था। तो बायर समझता था चलो ठीक है, 1 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। समस्या भी थी फार्मर कंपनसेशन और ये सब चीजों को लेकर। तो रेरा आने से तो फायदा तो हुआ। लोग जहां पर एनसीडीआरसी में सालों सालों लगा देते थे, रेरा आने से उनकी समस्या का समाधान
2-3 महीने या 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में हो जाता था, जो मैं सबसे ज्यादा ये बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है कि रेरा को और सशक्त करने की जरूरत है। अभी कई साल में नेशनल अभी इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, वहां भी मैंने इस बात को रखा था कि रेरा को न्यायिक थोड़ी सा और पावर मिलना चाहिए रेरा को। दिल्ली में भी कई बार बैठक हुई, अभी अमिताभ कांत जी के साथ भी हमारी बैठक हुई, वहां भी हम लोगों ने इस बात, क्या रेरा को थोड़ा सा और सशक्त करने की जरूरत है, इसको न्यायिक पावर मिलना चाहिए। जब तक इसको रेरा को जुडिशियल पावर पूर्ण रूप से नहीं मिल दिया जाएगा, बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर नहीं दी जाएगी, बिल्डर्स की संपत्तियों को जब्त करके बायर्स को रिकवर करने की पावर नहीं दी जाएगी, तब तक हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कमजोर है और इसे सशक्त करने की जरूरत है। जी जी। श्वेता जी हमारे साथ हैं। मैं श्वेता जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे इसमें एक लाया गया था फार्मूला, बिल्डर बायर एक एग्रीमेंट होगा, ताकि बिल्डर अपनी मनमर्जी ना चला सके और बायर्स के हित का उसमें ध्यान रखा जाए। अमूमन जो प्रैक्टिकल इस समय चल रहा है, उसके हिसाब से क्या उस पर अमल हो पा रहा है? जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या वो कॉमन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत उस पर साइन हो रहे हैं? क्या उस फॉर्मेट को सख्ती से लागू किया जा रहा है? आप लोग जो देखते होंगे केस स्टडी में, श्वेता जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ विनोद विनोद सर, जो लगातार कई वर्षों से फ्लैट खरीदारों की आवाज़ को बहुत ही मुखरता से अपने प्लेटफ़ॉर्म नोएडा खबर पे उठाते रहे हैं। जी। और जहाँ तक रेरा की बात है, रेरा के आने के बाद निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जितने भी फ्लैट खरीदार हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे जाके वो एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे जाके वो अपनी समस्या को रख सकते हैं। हमारे पास भी कई फ्लैट खरीदारों की जब शिकायतें आती थी कि हम कहाँ जाएँ, अथॉरिटी जाएँ या फिर किसी नेता के यहाँ जाएँ, जनप्रतिनिधि के यहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ अपनी समस्याओं को लेके? क्योंकि कोर्ट का जैसे अभिषेक ने बताया कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था। तो रेरा के आने पे निश्चित तौर पे ये एक हमारे लिए एक बहुत ही आशा की किरण आई कि बहुत कम अवधि में एक फ्लैट खरीदार की समस्या को सुना जा सकता है या उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने जो कोशिशें की थी रेरा को लाने के लिए और हम लोगों ने इसमें सफलता भी पाई। रेरा आया भी और बिल पास हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और जिस तरीके से हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं रेरा के बलविंदर जी और जो हम ये इनके जो राजीव सर हैं, सब काफ़ी ईमानदारी से और निष्ठा से सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद थी कि जिस तरीके से बिल्डर पर नकेल कसा जा सकेगा, वो कहीं न कहीं इसमें रेरा जो है वो फेल साबित हुई है। और जो उम्मीद थी कि फ्लैट खरीदारों के साथ रेरा जिस मजबूती से खड़ी रहेगी, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्डरों को भी काफ़ी सहूलियतें दी गई, उनको काफ़ी छूट दी गई, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि जो फ्लैट खरीदारों की समस्याएँ जो 2010-11 से जो जूझ रहे हैं फ्लैट खरीदार, उनसे कहीं न कहीं उनको निजात मिल पाएगी, वो कहीं भी असर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। और जो आपने सवाल किया है बिल्डर बायर एग्रीमेंट का, ये बिल्कुल इस पे कोई ख़ास जो है नतीजा वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिल्डर हर अपनी मनमानी करता है, अपने तरीके से एग्रीमेंट तैयार करवाता है। अगर उसे पेमेंट में अगर डिले हो रहा है तो वो दुगने रेट से जो भी 18% या 24% रेट से इंटरेस्ट लेता है और जब अगर बायर डिले करता है पेमेंट में अगर वो बिल्डर खुद डिले करता है पोज़ीशन में तो उस पर कोई नियम नहीं है, कोई उन पे नकेल नहीं कसी जाती है। तो बहुत इसमें अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है रेरा की तरफ से और जैसे कंसोलिडेशन फोरम की बात अभी अभिषेक ने बताई, तो हमें लगा था कि इस फोरम की मदद से काफ़ी लोगों को जो है वो उनकी जो समस्याएँ हैं उनको सुलझाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग खुद भी उस फोरम के सदस्य हमें नियुक्त किया गया था और काफ़ी नज़दीकी से हम लोगों ने देखा सुनवाई होते हुए और लगा कि नहीं एक बहुत अच्छा फोरम है जिसके तहत जो फ्लैट खरीदार है, उनकी समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसमें हम ये भी देखते थे कि जो बिल्डर थे वो अनुपस्थित रह जाते थे इस तरह के मीटिंग में और किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते थे जो कि अपने स्तर पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो ये एक तरह का ये समय की बर्बादी थी, हम सबों के समय की बर्बादी थी, फ्लैट खरीदारों की समय की बर्बादी थी और रेरा की भी समय की बर्बादी थी। लेकिन इसके बावजूद रेरा ने
कोई सख्ती नहीं दिखाई उन बिल्डरों के प्रति, जो इस तरह का जो रवैया रखते थे बिल्डर, उनके प्रति कोई सख्ती नहीं दिखाई। तो कहीं न कहीं एक जो उंगली जो है वो उठती है रेरा की तरफ, जिसको लेकर के रेरा को और भी सख्त होने की, और भी फ्लैट खरीदारों के साथ उनको दिखाई देने की ज़रूरत है। इस दिशा में वो क्या कर सकते हैं, ये इस पे उनको सोचना होगा फिर से नए सिरे से, क्योंकि लोगों के बीच में रेरा को लेकर के काफ़ी जो है वो नेगेटिव जो वो उनकी छवि बन गई है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और इसमें एक जानकारी मैं जोड़ दूं कि अभी रेरा ने एक एजेंसी है, कुशमैन एंड वेकफील्ड एजेंसी, इसको स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। और अब ये पता चला कि 120 प्रोजेक्ट पूरे जिले में बंद है, जो जिन पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बायर्स फंसे हैं, क्या ऐसा तो है नहीं कि बिल्डर के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सिस्टम, मतलब उसके लिए क्या रेरा ने कोई डेवलपमेंट किया है, या उस पर किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए? मैं दिनकर जी से पूछूंगा। दिनकर जी, आप प्रैक्टिकल रूप से काफी इस बारे में लोगों से बातें भी करते रहते हैं, और ये जो मुद्दा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कई चीजें आएंगी आने वाले दिनों में। जो बिल्डिंगें 8-8 साल से 9-9 साल से बन रही हैं, उसकी उनकी स्ट्रेंथ प्रभावित हो रही है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो जर्जर हो रहा है। तो उनकी मजबूती उतनी है नहीं। जब उनको घर मिलेगा बाद में, मान लिया 2-3 साल बाद भी मिलेगा, तो उनको जो घर मिल रहा है वो क्या वो वाला घर मिल रहा है जिस तरीके से अभी जैसे गुड़गांव में एक पूरा बिल्डिंग ढाई जा रही है, इसलिए कि क्योंकि उसका मजबूत स्ट्रक्चर नहीं रहा। तो ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए? इस पे तो कोई अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है कुछ भी। दिनकर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जी। आ, इसमें एक और पहलू है, मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। जी। शुरू में कई सारे ऐसे अपार्टमेंट थे जहाँ पे 10 फ्लोर की परमिशन थी, बाद में हम्म। वो 12-13 हुए। हम्म। बनते हुए टावर में उन्हीं को बढ़ा के फिर 18 कर दिया, 20 और 22 तक बन गए, कई बार हम्म। 26 बने। हम्म। तो ऐसा क्या कर दिया रेरा ने कि, या अथॉरिटी ने या बिल्डर ने, कि जिस स्ट्रक्चर पे हम्म। सिर्फ 10 फ्लोर का लोड होना था, वो अब 20 या 22 या 26 के उठाने लायक हो गया। हम्म। ये तो हम दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, और बिल्कुल। होगी दुर्घटनाएं। अभी आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्पेशली, तो यहाँ पे 4-5 साल पुरानी बिल्डिंग ऐसी दिखती हैं, कहीं प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। वो अलग कहानी है, वो तो है ही। उसके साथ साथ कुछ मुद्दे हैं जो रेरा अभी करंट फॉर्म में भी मदद कर सकती है। पता नहीं, शायद कुछ मैन पावर की कमी है, कुछ और भी चीजें होंगी। हम्म। उस टेक्निकल डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या कर सकती है उन कुछ मुद्दों को मैं टच करता हूँ। हम्म। कुछ उदाहरण हैं, जैसे रेरा की साइट पे, यूपी रेरा की साइट पे जी। फिनेंशियल प्रोग्रेस और फिजिकल प्रोग्रेस अपडेट करना होता है क्वार्टरली। हम्म। रेरा की रिपोर्ट में कहीं नहीं है कि कितने परसेंट बिल्डर ने किया, कितने परसेंट ने नहीं किया। हम्म। मैं तो देखता हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका बिल्डर भी नहीं करता, कई सालों से नहीं कर रहा है, बट कोई एक्शन नहीं है उस पे। कम से कम एक रिमाइंडर तो डाल ही सकते हैं, या साइट पे डाल सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन रेरा का कैंसिल कर सकते हैं अगर हम्म। उनका अनुपालन नहीं हो रहा। जो अप्रूव्ड लेआउट है, हम्म। जो रेरा में सबमिट किया गया है, अगर किसी ने बोला है कि मैं 15 टावर बनाऊंगा, यहाँ पे इतनी पार्किंग होगी या इधर रोड रहेगा, रेरा हम्म। की इंस्पेक्शन होती है रेगुलर कंप्लेन करने पे। हम्म। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये अनियमितताएं नहीं आ पाती हैं। क्या हम्म। रीजन है मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन मेरे पास कई उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत नोएडा में फेमस केस हुआ था, लोगों ने हंगामा किया था कि मेरा स्विमिंग पूल चोरी हो गया, हम्म। मेरा क्लब चोरी हो गया, उस रिपोर्ट में आ गई थी। ये ह्यूमन एरर भी हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, लेकिन अधिकतर केसेस में, कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं आपको अभी गिना सकता हूँ। जी। उदाहरण के लिए, एक बहुत फेमस बिल्डर है अजनारा। हम्म। परमिशन थी 26 की, बना दिया 27 फ्लोर, और उसका अभी पिछले साल इंस्पेक्शन हुआ था। उस हम्म। इंस्पेक्शन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जो अप्रूव्ड लेआउट था और जितने फ्लैट्स बनने थे उससे ज्यादा बना दिया। हम्म। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जो हमारे निकलने का एक रास्ता, तीसरा गेट होना था, उसको घेर के वहां पे मार्केट बना दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ इंस्पेक्शन ना हो पाए मैन पावर की कमी से, ठीक है,
लेकिन जहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है वहां पे इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या मैप अप्रूव्ड थे और क्या हम दे रहे हैं। हम्म रिकॉन्सिलेशन की बात कर रही थी श्वेता मैम। हम्म आज के दौर में ये हालत है कि कोई बिल्डर एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। हम्म ठीक है। अब बिल्डर ने क्या किया है, कुछ 2014 के आसपास एक फैसला आया था, कुछ जी। आरबीआई का भी आया था और सुप्रीम कोर्ट का भी आया था। हम्म उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि अगर आप शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं तो जी। कंपनी को अलग एंटिटी कंसीडर किया जाएगा और आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर आप शेयर होल्डर या डायरेक्टर हैं, डे टू डे हम्म लाइफ या लोन में डिफॉल्ट करते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। बिल्डर ने पैसे ले लिए, उसने एक सब्सिडरी बना दी कंपनी, उस सब्सिडरी के पेरेंट कंपनी का वो शेयर होल्डर है, जो हम्म सब्सिडरी है उसका शेयर होल्डर वो कंपनी है, हम्म उसके डायरेक्टर कोई प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन है। हम्म एक्शन किस पे होगा? किसी पे नहीं हो रहा। तो बैंक से इन्होंने लोन ले लिए हैं कई करोड़ों, अथॉरिटी का ड्यू पे नहीं कर रहे हैं। हम्म अब इसके लिए कि रेरा में एक प्रावधान था कि एक कॉमन अकाउंट होगा और उससे अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो प्राधिकरण का जो ड्यू है या इनका लोन का है उससे वसूला जाएगा। हम्म लेकिन उस अकाउंट में कभी कोई पैसा डालता ही नहीं। रेरा को कम से कम ये पूछना चाहिए कि आपने अकाउंट खोला है, इसमें पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम्म आपका प्रोग्रेस हो रहा है, पोजीशन हो रहा है, तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? और हम्म इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं पर बिल्कुल एक्शन लेके कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं अगर प्रावधानों की बात करूं तो हम्म रेरा के अंदर ही कम से कम 3 साल तक जेल का भी प्रावधान है, अगर मैं रेरा को करेक्ट पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 32(1) की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सब सेक्शन 2 अगेंस्ट सेक्शन 59, हम्म उसमें क्लियर प्रावधान है और कई कैटेगरीज हैं कि जी। कितना जुर्माना लगा सकते हैं प्रोजेक्ट के कॉस्ट का और कितने साल तक की सजा हो सकती है। कितना प्रैक्टिकल है, कैसे देगी, बिकॉज रेरा के पास कोई वैसे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं। बट कम से हम्म कम सुनाया तो जा सकता है, ठीक है कि ये बिल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, ये जानबूझ के अगर ऐसी हरकतें कर रहा है। विलफुल डिफॉल्टर तो हैं ही, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो हम्म ये बहुत सारी चीजें हैं जो विद इन करेंट फ्रेमवर्क हम कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। और जी। दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन में समझौते हुए हैं, हम्म एक इको विलेज 2 सोसाइटी है मेरे बगल में, जी। मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से ऐसे ही उसका सरिया निकल के पड़ा हुआ है। अगर हम्म वो अभी बन भी जाता है तो कितने दिन टिकेगा? हम्म बालकनी और छज्जे गिरने की घटनाएं तो रोज ही होती हैं। आप हम्म कोई साल ऐसा नहीं जाता जिस जहाँ पे 2-4 घटनाएं ऐसी ना मिलेंगी, किसी के ऊपर छत गिर गया, किसी की बालकनी गिर गई, वो तो रेगुलर ही हो गया है फेनोमेन। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी जी। आपने जानकारी दी। ये सबसे बड़ी बात ये सर, दो तीन चीजें निकल के आई। एक तो किसी ने अप्रूव प्रोजेक्ट से जो फ्लोर थे उनसे ऊपर बना लिया। तो जो मेरी जानकारी में है, मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा में ज्यादा 10 से 12 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल जैसे सुपरटेक ने किया सेक्टर 93 बी में, इस तरीके से 10 से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अप्रूव फ्लोर से ज्यादा बिल्डिंगें बना, मतलब फ्लोर बना रखे हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि उसका जो लेआउट प्लान था उसमें अपनी मर्जी से उन्होंने चेंज कर लिया, उसके बारे में ना नोएडा को पता ना ग्रेट नोएडा को पता। और तीसरी बात एक और जो मैं जोड़ रहा हूं कि 42 महीने का प्रोजेक्ट माना जाता है अमूमन, जिस दिन से बुकिंग शुरू की बिल्डर उससे पहले, क्योंकि रेरा ये कहता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद ही बुकिंग शुरू करें। और 42 महीने में या जो कमिटमेंट किया गया है बायर्स के साथ, उस तक उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसकी पेनल्टी का प्रावधान है, उसको कंपनसेशन का प्रावधान है, लेकिन उस पर कहीं अमल नहीं होता। मैं मिहिर जी से जानना चाहूंगा। मिहिर जी, आप ये बताइए कि आप लोगों ने देखा होगा जो बायर्स के हित हैं और जो एओ का गठन होता है वो कब होना चाहिए? अमूमन रेरा में जो मेरी जानकारी है 3 या 4 साल बाद बिल्डर रेरा को ट्रांसफर करेगा, जब तक उसमें कुछ परसेंटेज 50% या 60% बायर्स नहीं आ जाते हैं तब तक वो रेरा का गठन, एओए का गठन नहीं होगा। उससे पहले सारा खर्चा बिल्डर उठाएगा, लेकिन वो डे फर्स्ट से ही बिल्डर बायर्स के ऊपर लाद देता है सारा मेंटेनेंस। मीर जी, कितना इसमें प्रैक्टिकल है आप देखिए। देखिए, एक तो बात है जिसको समझना चाहिए कि रेरा का मतलब ही था रियल एस्टेट रेगुलेटरी रेगुलेशन लाना रियल एस्टेट सेक्टर में, जी। जिसके लिए इसका गठन किया गया था। हम्म तो वो अपने उसमें कहाँ तक सफल है ये आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप
सोमवार के दिन का अखबार उठाएं गौतम बुद्ध नगर के किसी भी इलाके का, तो जी जी आपको वो तमाम लोग जिनको, जो मिडिल क्लास है, जो काम करता है, ऑफिस जाता है, रविवार का दिन का मतलब हो गया प्रोटेस्ट डे, संडे हम्म, मतलब प्रोटेस्ट डे हो गया है। जी तो आप देख सकते हैं पिछले एक प्रोटेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं, पिछले 26वां हफ्ता है उसका। हम्म बिल्डर जो है उसमें रेरा को लेकर के डर नहीं है, मैं बड़ा हम्म खुल के बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी डर नहीं है बिल्डर के अंदर में रेरा को लेकर। और ये बात मैंने, राजीव जी थे और अमिताभ कांत जी थे, उनके सामने भी मैंने कहा कि सर आप इनके पावर को बढ़ाइए। हम्म, रेरा का ऑर्डर आता है, बिल्डर उसको नहीं मानता है। जी आप जहां तक बात करें एओए वाली जो बात है, आप हम्म देखिए गौर सिटी एक सोसाइटी है, पूरा वो है, वहां पर कई जो ब्लॉक है वहां एओएस बन गए हैं। हम्म मजेदार ये है कि एओए तो बन गए हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डर बना करके देता नहीं है। हम्म अब वो बिल्डर बना करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब देगा नहीं, तो एओए किस काम का वहां पर है? हम्म अगर पानी जो है आना चाहिए उसके घर में पानी तो आ नहीं रहा है। वो हम्म इतना फ्लो उसका कम है कि वो परेशान होकर के हर रोज टैंकर से पूरी सोसाइटी पानी पी रही है। हम्म बावजूद उसके, तो वो क्या करेगा एओए? एओए के पास अधिकार तब होगा जब एओए उसको चलाएगा। ये नहीं हम्म हो सकता कि एक ही अपार्टमेंट के अंदर में एक एओए भी हो और बिल्डर का भी अपना पैरेलल वहां पर अपना एजेंसी चलता रहे जो कि काम करता रहे। जी जी दूसरी चीज है सर कि सबसे बड़ी बात है कि रेरा में जो हम लोगों ने फाइट की थी पूरा, आपको याद होगा कि उस वक्त कमलनाथ जी मंत्री हुआ करते थे, इस विभाग को देखते थे वो, और हम्म उनके अंडर में मंत्री थे श्री अजय माकन जी। हम हम्म लोगों ने इंडिया हैबिटेट सेंटर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हमारे खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। हम्म सर वो इसलिए था कि लोगों को एटलीस्ट न्याय तो मिले। अब हम्म क्या हो रहा है कि रेरा आपने ला दिया, रेरा ठीक है, रेरा ऑर्डर दे रहा है, चलिए उसको। आपने बीच में क्या कर दिया सरकार ने उसमें कि एक और कानून ला दिया कि जिसमें बिल्डरों को यह अधिकार दे दिया कि जब मन वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दें और उसके बाद आराम से अपने ऑफिस में बैठें। हम्म बायर्स के पास ये अधिकार खत्म हो जाए कि वो बिल्डर से सवाल पूछे। बायर्स जब हम्म रेरा के पास जाए तो रेरा ये कह दे कि साहब अब तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिवालिया में चला गया है, हमारे इससे बाहर है, प्रीव्यू से बाहर है। हम्म तो वो जो आम खरीदार है जिसके लिए तमाम पूरा सिस्टम है, उसको तो हम्म कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। वो हम्म सड़क पे पागलों की तरह भटक रहा है, 13 साल हो गए, लोगों के घर नहीं मिले। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप विनोद जी आपने कहा कि 12 से 13 प्रोजेक्ट हैं जहां बनाए गए हैं एक्स्ट्रा वो। मैं दावे से कहता हूं अगर अथॉरिटी के अधिकारी एसी कमरों से निकल के अगर घूमने सड़क पे निकल जाएं, हर प्रोजेक्ट में चले जाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिले कि जहां पर एक्स्ट्रा निर्माण नहीं किया गया है। हम्म तो इसको वो देखना पड़ेगा, इसको रेरा सशक्त हो। और रेरा ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ईमानदार अधिकारी बलविंदर जी और राजीव जी, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। पर इन हम्म, लोगों के करने के बावजूद इनके में हाथ बन जाते हैं जहां पर ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसमें उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिससे आगे बिल्कुल इनको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर मेरा ये कहना है कि मजबूत बने, और ये हम फिर से ये हम लोगों की मांग है कि इसको वो अधिकार मिले कि घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ एकमात्र फोरम हो वो रेरा हो। बिल्डर्स को भी अगर जाना हो कहीं, अगर उनके पास भी वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं बना रहे, उसलिए नहीं बना रहे, तो उनको भी रेरा के पास ही जाना पड़े। जी ये जी नहीं हो कि वो किसी और कोर्ट में बैठे हुए, हम किसी और कोर्ट में बैठे हुए हैं, और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 13 से ये 23 होगा, 23 से 33 साल होगा, आने वाली पीढ़ी को भी वो घर नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बस ये सर। एक है मेरी बात सर। अब हमारे साथ जी विनोद। बलविंदर जी हैं जो रेरा में सदस्य रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सर आपका आज आपने समय दिया है इसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं सर, जब रेरा का गठन हुआ था उस समय जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को किस तरीके से क्रियान्वित किया गया, और आपने अपने कार्यकाल के दौरान ये महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम में थोड़ी सी कमी है, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो बायर्स को भी फायदा होगा, बिल्डर को भी फायदा होगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है पूरे देश के लिए जो अहम भूमिका निभाती है। अगर उसके ऊपर दोनों तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो विश्वसनीयता बिल्डर की बढ़ेगी और बायर्स का हित उसमें महत्वपूर्ण होगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने ये डिबेट की, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं। इनफैक्ट जो जो पॉइंट्स रेज किए गए उनके उत्तर भी ज्यादातर ने जो है वो खुद ही दे दिए हैं, क्योंकि सभी को ये पता है कि
जो इफेक्टिवनेस है रेरा की वो नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें कई जो है लेजिस्लेशन में खामियां रही। इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई एक लेजिस्लेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर दे और उसके अंदर इतनी कमियां उसके अंदर जो है वो रखी गई। बार बार जो है वो कहने पर भी आज तक जो है कोई अमेंडमेंट नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। वरना होता क्या है कि गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि भाई यहाँ पर ये कमियां रह गई हैं लेजिस्लेशन में, तो लेजिस्लेशन जो है संसद में दोबारा पेश करते हैं, अमेंडमेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो है वो नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि एक लेजिस्लेचर की ये मंशा थी कि इसको जो है जुडिशियल पावर नहीं देंगे, ठीक है ना। यदि जुडिशियल पावर देंगे तो ये एक किस्म से एक अलग कोर्ट बन जाएगी और फिर सालों साल जो है वो केसेस पड़े रहेंगे। जो हम लोगों ने हजारों डिसीजंस दे दिए, एक दिन के अंदर हम 50-50, 20-20 केसेस डिसाइड कर लेते। यदि लेजिस्लेशन, यदि जुडिशियल पावर दे देते, खत्म, मतलब फिर कुछ नहीं होता। नंबर वन। दूसरा, मुझे लगता है कि यही सोच के जो है ये अधिकार नहीं दिए गए कि जो रिकवरी के ऑर्डर्स हो रहे हैं उन रिकवरी ऑर्डर्स के, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये उस समय पता रहना चाहिए था, पता होगा कि ये बिल्डर्स जो हैं ये क्रोनिक केसेस हैं। मतलब 60-70% जो है वो बड़े क्रोनिक डिसीजेज है, मतलब क्रोनिक केसेस हैं, और कई लोग जो है वो टाइम टू टाइम जेल भी हुआ है, ठीक है। नंबर वन। दूसरा, या तो आप एक फोरम बना दीजिए। अब हुआ क्या कि अब जो है वो एक एनसीएलटी कर दिया, एक एनसीडीआरसी कर दिया, और फिर आपका ईओडब्ल्यू कर दिया। बहुत सारे जो है वो बायर्स ईओडब्ल्यू में चले गए। कुछ लोग जो है वो बिल्डर्स जो हैं वो उनको लगा कि अब रेरा ज्यादा सख्त होता जा रहा है, तो वो एनसीएलटी में जाके उन्होंने केसेस को वो करा दिया। तो मतलब बहुत सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज रखी गई थी उस टाइम पर कि आप एक को दीजिए पावर, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से जो है कहा कि नहीं, ये रेरा और दोनों जो है वो पैरेलल चलेंगे। तो अब इसमें इस जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि हालांकि इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जो है बिल्डर्स के अंदर आया है। और जो मुद्दे जिस तरीके से मिस्टर दिनकर पांडे ये उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तो केओस हो गया होता यदि आप ये जजमेंट पास कर देंगे कि हर बिल्डर एडिशनल फ्लोर बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। अब आई डोंट नो इनके कौन से केसेस हैं, आई एम नॉट श्योर। नहीं क्योंकि सर, दस यदि बारह कोई, हैं, 10-12 केस ऐसे हैं जिन्होंने अब मेरी अप्रूव बात, प्लान से अब मेरी ज्यादा, बात, और इतना नहीं बनाए जैसे ये सुपर ट्रैक का था सेक्टर 93B वाला, ऐसे ही बनाए हैं। पता चला कि 12 मंजिल का है, 18 मंजिल बना दिए, तो 6 मंजिल कैसे बना ऐसा सकता है? ऐसा ऐसा नहीं है। इतनी अंधेरगर्दी है, मैं जान मानता हूँ। ऐसी इतनी अंधेरगर्दी नहीं कि 12 फ्लोर पे 18 फ्लोर बन जाए, ठीक है। आप मुझे अलग से केस दे देंगे, मैं आपको पूरे फैक्ट्स बता दूंगा। होगा ये उस केसेस में एफएआर उसके पास, बिल्डर के पास अवेलेबल होगा। उस एफएआर से उसने एडिशनल फ्लोर की परमिशन ले ली होगी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, फिर उसके पास पैसा नहीं रहा होगा, उसने बाद में फ्लोर बनाए होंगे। ऐसा नहीं है अंधेरगर्दी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी बैठी हुई है, हालांकि ये सारी पावर जो है, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आपके पास अधूरे तथ्य है। एफएआर उसके पास अवेलेबल होगा। कई बिल्डर्स ने ये किया कि उसने नक्शा पास करा लिया, उसने जो है शॉपिंग जैसे इन्होंने रेज किया, शॉपिंग मॉल बाद में बना दिया, मतलब शॉप्स बना दी। वो रहा होगा, पहले प्रोविजन रहा होगा, क्योंकि रेरा के आने के बाद
जी जो भी लेआउट प्लान में कोई तब्दीली यदि कोई करता है तो उसको अप्रूवल लेना है, आप सबको पता है उस। जी जी और सामान्यता जो है वो एसोसिएशन जो है वो नहीं देती। और सुपरटेक के केस में देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने कितना सीरियसली उसको मतलब जो है उसमें जजमेंट पास किया। यदि ऐसी बात है तो आई एम श्योर ये जो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो डेफिनेटली होगा और उस पर कार्रवाई चल रही होगी। बहुतों के मामले जो है वो पुलिस में हैं, उनके नक्शे मतलब वो हो गए हैं, उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में एक बार एओए यदि हैंडओवर कर लेती है फिर उसमें रेरा का रोल खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट कि यदि स्ट्रक्चरल यदि कमी है तो स्ट्रक्चरल कमी के ऊपर जो है वो रेरा पे कार्रवाई कर सकती है। एक जो है जो एक बहुत बड़ी कमी इसके अंदर ये रखी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज को भी रेरा के परव्यू में रखा जाना चाहिए, वो नहीं रखा गया। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी क्योंकि खुद डेवलपर है, ठीक है कि नहीं, और उनकी भी जवाबदेही जो है रेरा के प्रति होनी चाहिए थी, जो उसमें नहीं रखा गया। ये मेरे पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि लेजिस्लेशन जो है वो बना लिया गया, एडिक्वेट उसमें चीजें जो है वो नहीं रखी गई। अब मैं मतलब अब अंतिम चरण पे पहुंचता हूं अपने आर्गुमेंट के कि जब से रेरा का गठन हुआ है इसके बाद सैकड़ों प्रोजेक्ट्स नए जो है वो आ रहे हैं या इवन हो चुके हैं। कहीं पे कोई फाइनेंशियल बंगलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जितना पैसा 70% जा रहा है, सारा का सारा पैसा जो है वो लगता है, ऑडिट होता है, में आर्किटेक्ट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट आती है। ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं, पैसा कहीं और चले गया है। ये बिल्कुल जो है वो फैक्ट्स के अनुरूप जो है वो नहीं है। आप अब जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहे हैं, की क्वालिटी अच्छी है, इतनी बढ़िया मार्केट पिकअप हो रही है। आप देखा होगा आपने 2 साल पहले, 2 साल में अब तक जो है वो रेट जो है वो 1.5 गुना हो गए। लोग नोएडा को छोड़, गुड़गांव को छोड़ के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, रिप्यूटेड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जो है आए हैं। और ये आपने बताया कि 120 प्रोजेक्ट्स स्टक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिल्डर पैसा लेके भाग गया, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एनसीएलटी में चले गए हैं। हर एक के पीछे जो है पूरी की पूरी किसी एक प्रोजेक्ट को ले लो तो पूरी एक फिल्म आप बना सकते हो, उसकी हिस्ट्री पे जाओ। मतलब हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी जो लिगेसी में चीजें मिली उस पे लोगों को रिलीफ नहीं मिला, बहुत लोगों को रिलीफ नहीं मिला, पर हजारों लोगों को मिला भी। आप यदि आप फिगर देखें तो कई 100 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, लोगों को पैसा मिला है। परंतु आप यदि किसी बायर से पूछेंगे 10 लोगों से, तो जिसको पैसा मिल गया, जिसको रिलीफ मिल गया, उसके लिए रेरा बहुत अच्छा है, इज हैप्पी। बट जिसको पैसा नहीं मिला वो गालियां देगा कि रेरा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, ये है वो है। बट अब रेरा जो है वो जो कर सकता था, हम लोगों के जो लिमिटेड पावर्स थी उसमें हमने जो कर सकते थे वो किया। परंतु सिस्टम जो है वो ऐसा था कि अब आप रिकवरी भेज रहे हैं, अब डीएम के पास 500 रिकवरी पड़ी हुई है, एक एसडीएम है, वो एसडीएम तहसीलदार वो काम, बाकी काम अपने देखेगा, रिकवरी देखेगा। ट्रमेंडस प्रॉब्लम्स, मतलब जो है वो डीएम के यहाँ जो है वो दर्जनों लोग रोज आप जाते हैं अपनी आरसी के लिए। बिल्डर्स भी तरह तरह के बिल्डर्स हैं, एक मतलब कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे, अच्छे बिल्डर से लेके और बहुत बड़े चोर टाइप के कह लो, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लूटने में, मतलब बायर्स को लूटा उन्होंने, जो है पब्लिक का पैसा किया।
सब तरह के एक्सट्रीम एग्जांपल्स। जी जी। आज की चर्चा में बहुत सार्थक तथ्य भी निकल कर आए और कुछ सुझाव भी मिले। हमें उम्मीद है कि रेरा कारगर भी होगा और बायर्स के हित का ध्यान रखेगा, और खास तौर पर जो लीगल राइट की बात की गई है उसको राइट मिलने चाहिए, और बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट जो है उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन सब चर्चाओं के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। और आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो हमारे पैनल में आए हैं, खासतौर पर बलविंदर कुमार जी, दिनकर पांडे जी, अभिषेक जी, मिहिर गौतम जी और श्वेता जी, मैं उन सबका बहुत बहुत